Hello everyone, today we are learning chapter 21 of class 7th and this is the chapter of equality, the soul of democracy. Okay, in the previous parts we have read कि social and economic inequalities क्या होती हैं, caste discrimination कैसे होता था पहले, अब क्या है, economic discrimination क्या है, educational backwardness की क्या उसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर वो होता है inequality. ओके, फिर हमने पढ़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इक्वालिटी किस तरीके की इक्वालिटी होती हैं, क्या भी होती भी हैं सोसाइटी के अंदर या नहीं होती, क्या सिर्फ ये गवर्नमेंट के थ्रू ही हम पे इम्पोज्ड है या नहीं है, ये भी हमने पढ़ लिया था. देन वी रेड सोशल इक्वालिटी क्या होती है, फिर हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा, हमने पढ़ा इक्वालिटी डिग्निटी से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है. ठीक है, इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, प्रोविजंस क्या दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या एफ़र्ट्स डाले हैं इसको अश्योर करने के लिए हमें एज सिटीजन्स. ठीक है, हमने ये भी देख लिया था. फिर हमने देख लिया था कौन कौन सी, देखो 2 लॉज थे, मेकिंग लॉज, और फिर लॉज बनाए थे और गवर्नमेंट ने स्कीम्स और प्रोग्राम्स की थ्रू जागरूकता वगैरह भी फैलाई थी. ठीक है, और दिस वाज इट, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. एंड नाउ वी विल रीड फ्रॉम इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज़. ओके, तो देखो इंडिया ही, लेट्स रीड फर्स्ट. India is not the only democratic country where we see inequality. The fact that there are several democratic countries around the world where people are engaged in struggle on the issue of equality. देखो, इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही ऐसी एक कंट्री नहीं है जिसके अंदर क्या है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. राइट, डेमोक्रेटिक कंट्री एज यू ऑल नो क्या होती है डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ द वन जो कि दैट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. मतलब ऐसा है कि जो हम ही चला रहे हैं. ठीक है, उसके अंदर अब देखो सिर्फ इंडिया ही डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि ये फैक्ट है कि और भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि क्या हैं ऐसी जहाँ पे क्या है, और उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर के लोग बाग अभी भी इक्वालिटी के इशू से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं. जैसे कि इंडिया के अंदर सोसाइटी हमें कई बार इक्वली ट्रीट नहीं करती, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता हो, लेकिन अभी भी हम लोग सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं इन चीज़ों को. लेकिन ऐसे ही क्या है, और भी ऐसी कंट्रीज़ के अंदर क्या है, ऐसी जगहों पर जगहों पे नहीं, ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर उन लोगों को क्या सोचनी पड़ी, क्या देखनी पड़ी है, इनइक्वालिटी देखनी पड़ी है, इनइक्वालिटी से गुजरना पड़ा है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन का एग्जांपल दिया है जो कि कहाँ कब डिस्क्रिमिनेट हुए थे. वो यूनाइटेड नेशन स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हुए थे. ठीक है, इन द लेट 1950s तक, मतलब 1950s तक उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव करा जाता था. जैसे कि अनटचेबिलिटी इंडिया के अंदर थी, वैसे ही उन लोगों के साथ भी जो वाइट लोग हुआ करते थे, वो लोग जो ब्लैक पीपल होते थे, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन जो होते थे, उनके साथ क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उनसे यू कैन से इनइक्वालिटी करते थे, भेदभाव करते थे कि मतलब वो खुद को और ज़्यादा ऊपर समझना. जो वाइट पीपल होते थे वो लोग कहते थे कि जो ब्लैक पीपल हैं दे आर नॉट वन ऑफ अस. एंड ये भी था कि वो लोग कहते थे कि भाई ये लोग हमारे साथ नहीं बैठेंगे, हमारे स्कूल्स में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी. ठीक है, मतलब इन लोगों ने जो वाइट लोग जो थे, जो वाइट अमेरिकन जो थे और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्होंने उन जो वाइट अमेरिकन हैं उन्होंने खुद के बीच में और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में एक बहुत बड़ा क्या बना लिया था, एक गैप बना लिया था, जिससे क्या था कि भाई हम इनके आसपास भी नहीं आना चाहते. ठीक है, वाइट्स जो थे उन्होंने इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया था ब्लैक पीपल के साथ. ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हुआ करते थे, लोग हैं अभी भी अमेरिका के उसके अंदर. ठीक है, द वाइट्स अवेल्ड ऑल the facilities while the African Americans were deprived of them. They have been looked down upon by the whites. अब देखो क्या है, जो वाइट लोग थे, जो गोरे थे, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने सारी जो फैसिलिटीज़ थी अफ्रीकन अमेरिकन से लेकर खुद के मतलब सारी फैसिलिटीज़ को कौन एंजॉय करता था, सिर्फ और सिर्फ वाइट लोग जो हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स नहीं, नो सॉरी नॉट ब्रिटिशर्स, जो अमेरिकन हुआ करते थे, वो लोग सारी फैसिलिटीज़, सारी अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ उनके लिए रख दी गई थी, यू कैन से. ठीक है, सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो लोग कहते थे कि भाई सिर्फ हमारे लिए है, हम लोगों के लिए है ये फैसिलिटीज़, और कोई भी हमारी फैसिलिटीज़ को हमसे नहीं छीन सकता. ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे थॉट. ठीक है, 1950s तक. ठीक है,
और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन्स को। और उनको जो वाइट्स थे उनको बहुत ज़्यादा नीच समझते थे, ठीक है, नीच यू कैन यू नो ना, कि मतलब किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा समझना कि भाई बहुत ज़्यादा गंदा है और इसके साथ बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ करी जाती थी 1950s तक, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट्स ऑफ द बस वाइल ट्रैवलिंग। द फ्रंट सीट्स वर मेंट फॉर द वाइट्स। अब क्या था, उन लोगों को जो फ्रंट सीट्स होती हैं बसेस की, जब लोग बाग ट्रैवल करते हैं बसेस के अंदर, तो उन लोगों को ये था कि भाई कोई भी इन्हीं भेदभाव में से एक चीज़ ये थी कि कोई भी जो फ्रंट सीट्स हैं बस की उस पर नहीं बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ जो वाइट लोग हैं, जो वाइट अमेरिकन्स जो हैं, सिर्फ वो ही बैठेंगे, ठीक है। और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो बिल्कुल भी वाइट सीट्स पर नहीं बैठेंगे, फ्रंट सीट्स पे नहीं बैठेंगे ट्रैवल करते हुए, ठीक है। जो वन फ्रंट सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइट्स के लिए, ठीक है। There were separate schools for African American children. These schools were not well equipped. अब क्या हुआ इसके, अब ये चीज़ तो थी कि बसेस के अंदर जो ट्रैवल करते हुए आप फ्रंट सीट्स पर नहीं बैठेंगे अफ्रीकन अमेरिकन, और ये और चीज़ थी कि उनके लिए जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या थे, उनको सेपरेट स्कूल्स में भेजाया जाता था। मतलब अच्छे वाले स्कूल्स जो थे, जो कि जिनके अंदर फैसिलिटीज़ थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, अच्छे बड़े स्कूल्स जो हुआ करते थे, वो किसके लिए हुआ करते थे, वो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाइट बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि गोरे हैं, और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल्स हुआ करते थे, और वो बिल्कुल भी वेल इक्विप्ड नहीं थे, मतलब वो अच्छे से बने हुए तक नहीं थे, ठीक है, वहाँ की टीचर्स तक सही नहीं थी उन स्कूल्स की, ठीक है। तो ये चीज़, इतना भेदभाव था, ठीक है। लेकिन नाउ अब क्या हुआ, इस भेदभाव से तंग आकर एक लेडी थी जिनका नाम था रोज़ा पार्क्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक डिफाइंड लेडी थी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिनका एक एक्ट की वजह से क्या हुआ, पूरा जो सिनेरियो था, जो पूरी अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए इस चीज़ को लेकर कि हाँ हमें भी क्या चाहिए, राइट्स चाहिए। किसने प्रोटेस्ट करा, अफ्रीकन अमेरिकन ने कहा कि नहीं हमें भी राइट्स चाहिए। तो ये रोज़ा पार्क्स जो थी उन्होंने क्या करा, लेट्स सी। रोज़ा पार्क्स वॉज वन डेफिनेट लेडीज़ एक्ट चेंज द होल सिनेरियो, ठीक है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट ने पूरा जो सिनेरियो था, मतलब जैसे वो चल रहा था अमेरिका, उसको पूरा बदल दिया, ठीक है। वो क्या था, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी जिन्होंने अपनी जो फ्रंट, वो कहाँ बैठी हुई थी, फ्रंट सीट पे बैठी हुई होंगी ऑफ कोर्स। तो कोई वाइट मैन आए, उन्होंने कहा होगा कि भाई ये तो मेरी सीट है, तुम फ्रंट सीट पे कैसे बैठी हो, तुम तो अफ्रीकन अमेरिकन हो। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस वाली सीट से नहीं उठूँगी, आज तो मैं यहीं बैठ के रहूँगी, ठीक है। तो उनके सिर्फ इस एक्ट से इंस्टेड शी रिमेन्ड सीटेड एट हर प्लेस, ठीक है, वो वहीं बैठी रही। इट वॉज 1 दिसंबर 1955 व्हेन अ ग्रेट एजिटेशन अगेंस्ट द unequal वेज दैट प्रिवेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू द ग्रेट मोमेंटम। अब क्या था उस वक्त, 1955 के दिन थे, ठीक है, 1955 1 दिसंबर था उस वक्त। और इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, इन अनइक्वल तरीक़ों के लिए, इक्वालिटी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मूवमेंट शुरू हो गया कि किसके लिए कि उन्हें उनके हक़ चाहिए, इसलिए, ठीक है, ये चीज़ शुरू हो गई। अभी क्या हुआ, ये जो एजिटेशन था, इसको क्या बोला लोगों ने, सिविल राइट्स मूवमेंट बोला, ठीक है। ये किस चीज़ से जाना गया, सिविल राइट मूवमेंट्स में। सिविल राइट्स मूवमेंट मतलब जो हमारे सिविल राइट्स मूवमेंट्स हैं, मतलब जो हमारे जो अधिकार हैं, बेसिक अधिकार हैं, वो भी हमसे अगर छीन लिए जाएँ तो देखो सिविल राइट्स में आते हैं, ठीक है। सिविल राइट्स क्या होते हैं, वो अधिकार जो हमें बेसिकली हमें जीने के लिए हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। लेकिन वो भी नहीं थे उनके पास, इसलिए उन्होंने क्या करा, ये मूवमेंट ही चला दिया कि अब भाई हम इक्वली ही रहेंगे, हम क्यों सबसे अलग हों, ठीक है। इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन जो था, उन्होंने इक्वल राइट्स मांगे और स्टेटस मांगा, ठीक है। किससे, उसकी गवर्नमेंट से। और इन सिविल राइट्स एक्ट्स की वजह से जब ये इसकी वजह से क्या हुआ, सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964 के अंदर, मतलब वो लोग जीत गए। और उसके अंदर ये था कि इस एक्ट और इस लॉ के अंदर क्या था कि किसी भी इंसान को कोई भी जो है वो ना तो उसके साथ भेदभाव करेगा, चाहे वो किसी भी रेस का हो, ठीक है, कोई भी रेसिज्म नहीं करेगा और रेसिस्ट नहीं बनेगा। इफ़ ही इज़ अफ्रीकन अमेरिकन, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, वो फ्रंट सीट पर बैठ सकता है। उसके जो स्कूल्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, कोई भी किसी के साथ
साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, उसके रिलीजन, उसके कास्ट, उसके बेस रेस पे, ठीक है, और चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ है, नेशनल ओरिजिन उसकी कहाँ की हो, ठीक है। दिस एक्ट ऑल्सो ओपन डोर्स ऑफ ऑल द स्कूल्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस। नाउ द अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कुड गेट एडमिशन इन एनी स्कूल, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, बहुत सारे जो स्कूल्स थे उसके अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स थे वो भी जाने लगे, ठीक है, और जो अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स थे वो भी अच्छे जगहों पर एडमिशन लेने लगे, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाइट्स के पास प्रिविलेज थे, अब वो अफ्रीकन अमेरिकन के पास भी आ गए, ठीक है। ऑल्दो द एक्ट ब्रॉट मैनी पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ of the African Americans, much more is still needed to establish equality in a real sense। अब क्या है, although ये चीज़ तो हुई, मतलब कि इस एक्ट की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, लेकिन अभी भी अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ अगर इफ़ यू वांट टू सर्च, यू कैन सर्च ऑन गूगल के बहुत सारे अभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा अभी भी पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, मतलब इनको अभी भी नीचा माना जाता है। जो अब कुछ ऐसे अभी भी अमेरिकन्स हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं इनके साथ, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया के अंदर कई बार हम लोग को इनइक्वालिटी दिखती है, अभी भी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ऑफकोर्स, वैसे ही बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ऐसे मूवमेंट्स तो चले, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके लॉज हैं, उन्होंने तो उनको इक्वालिटी के लिए कहा कि हाँ भाई यू आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर अभी भी सोसाइटी के अंदर ऐसी प्रथाएं नहीं, यू कैन से, मतलब ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इनइक्वालिटी करते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो चीज़ है कि इनइक्वालिटी कैसे जा सकती है, जब तक हम लोग हमारे एटीट्यूड के अंदर, हम लोग हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं लाएंगे, तब तक जो इनइक्वालिटी है वो कभी भी हमारी सोसाइटी से नहीं जाएगी, ठीक है, रियल सेंस के अंदर, मतलब बिल्कुल सही तरीके से नहीं जाएगी, ठीक है। सो नाउ ये क्या है, डेमोक्रेसी का चैलेंज है ये, ठीक है। डेमोक्रेसी का क्या है, ये चैलेंज है हमारे जो इक्वालिटी है, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी की जो सोल है कि इसको जो मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो इक्वालिटी है, वही अगर नहीं मिल पाएगी तो डेमोक्रेसी तो इतनी अच्छी तरीके से और डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती, ठीक है। सो दिस इज़ इट। Few decades ago, upper caste people dominated all spheres of life like politics, bureaucracy, education, etc. People of Mahar caste were not allowed into the village and lived outside the village area. They were very poor and owned no land. Dr. Bhimrao Ambedkar, who belonged to this caste, fought for the rights of the Dalits. The movement led by him had an impact on Indian constitution. He urged Dalits to take various types of government jobs in order to move out of the caste system. Due to his and other leaders' great efforts, now we can see there that the class once considered untouchables has now occupied many prominent places everywhere. Such a situation affects our society, so there is always a rigorous struggle for the equal recognition for and respect for all persons, which is a great challenge. अब देखो क्या हुआ, few decades ago जो पहले क्या था कि जो बहुत सारी जो अपर कास्ट हुआ करती थी वही थी जो कि जो सोसाइटी है उसको डोमिनेट करती थी, मतलब जो चलाती थी, ठीक है, सोसाइटी को वही चलाती थी अपर कास्ट, ठीक है। सारी पॉलिटिक्स, जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, मतलब उनके ही गार्ड्स वगैरह होते थे, उन्हीं की पुलिस वगैरह होती थी, ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स भी उन्हीं की होती थी, वही लोग पॉलिटिक्स के अंदर होते थे, एजुकेशन भी उन्हीं के पास होती थी, ठीक है। अब एक कास्ट थी माहर कास्ट, ठीक है, उनको विलेजेस के अंदर तक घुसने नहीं दिया जाता था। अब जैसे कोई विलेज है उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ पे वो लोग सब रहते थे, ठीक है, उस विलेज के बाहर के एरिया में रहते थे माहर कास्ट के लोग, ठीक है। और क्या था कि उन लोगों को वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा पुअर थे, ठीक है, उन लोगों के पास मतलब एक खुद के रहने की जगह तक नहीं थी, मतलब दे ओन नो लैंड, ठीक है, या वो लोग विलेज की ज़मीन पे रहा करते थे, उनके पास कोई भी ज़मीन तक नहीं थी कि वो वहाँ जाके रह लें या फिर खेती कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, दे वर वेरी पुअर। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, यू विल बी वेरी शॉक टू नो कि जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो भी किससे बिलोंग करते थे, वो उसी कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, माहर कास्ट से बिलोंग करते थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी, जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने ही ये जो कास्ट के लिए, खुद की कास्ट के लिए फ़ाइट करना शुरू किया था और खुद की जो दलित्स हैं उनके लिए, उनके राइट्स दिलाने के लिए लड़ना शुरू करा था, ठीक है। और इस मूवमेंट से जो उन्होंने चलाया उसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या हुआ, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे
उन्होंने दलित लोगों से बोला कि आप यू हैव टू बी एजुकेटेड, ठीक है, आप एजुकेशन लो, आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आओ, ऐसा नहीं कि अब आप ये जो कास्ट सिस्टम है अब इसके अंदर मत रहो, ठीक है, अब आपके लिए अलग से अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से जो और भी लीडर्स के ग्रेट एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, ये जो क्लास है, ये जो माहर का कास्ट जो है अब क्या है, ये वापस से अनटचेबल्स जिन्हें कहा जाता था, अब वो एक खुद की प्रोमिनेंट प्लेसेस पे हैं, मतलब हाँ, दे हैव देयर ओन इमेज, दे हैव देयर ओन रिस्पेक्ट, ठीक है। और इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशंस होती हैं ना, ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। और क्यों? क्योंकि उनको भी इक्वल रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट की क्या है, हक है, दे हैव द राइट, ठीक है। तो उनको भी रिस्पेक्ट और इक्वल इमेज की और रिकग्निशन की ज़रूरत है, और ये चीज़ को पाना बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज बना जाता है। इसीलिए जब ऐसे मूवमेंट्स वगैरह होते हैं तो एक बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, ख़तरनाक सी स्ट्रगल बन जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज इट, दिस इज़ आवर चैप्टर, हेयर आवर चैप्टर हैज़ एंडेड। नाउ we will do the question answers to this chapter. So let's see the multiple choice questions first. Universal adult franchise. So universal adult franchise is the right to cast vote at the age of 18 years or above. Okay, midday meal was first started in the state of, let's see, Tamil Nadu. Okay. The civil rights movement was started in USA. African American people in the USA was discriminated on the basis of their color and race because they were black and they had to face racism, ठीक है. Dash means inequalities between men and women in different fields, gender discrimination. Now let's see the fill in the blanks. Universal adult franchise is based on the idea of equality. Dash is a term that the so-called lower class used to address themselves, Dalits. The Civil Rights Act of 1964 prohibited the discrimination on the basis of race, religion, caste. People. So now let's see the question, very short answer to a question. So for the first question is, name the autobiography of Om Prakash Valmiki. It was Jothan. Okay. Which institution directed the expansion of midday meal scheme? So this was it, nutritional support to primary education. When did the civil rights movement begin? It actually began on 1st of December 1955. When Indian leader was described as the guiding light for non-violent social change by Martin Luther King in his autobiography. Which Indian leader? Okay, let's see. It was Mahatma Gandhi, I guess. Let's see, but yeah, it was Mahatma Gandhi. Okay. So here the question was, what is dignity? So let's see. Dignity means thinking of oneself and others as worthy of respect, of self-respect. क्या हुआ था dignity का मतलब? Dignity का मतलब होता है कि दूसरों के बारे में इस तरीके से सोचना कि उनकी भी क्या है, self respect है, और they can get hurt as well. So basically dignity का मतलब होता है self respect. Now we'll see the long answer type questions. Now the first question was. Okay, first we'll see the short answer type question first. Mention the two ways which the government has adopted to implement equality, and the right short note on universal adult franchise. What provisions have been made to maintain equality among all sections of society, and what do you mean by midday meal? Okay, these are the 4 questions that we have to do. So let's see the answers to these questions.
Okay, so basically these are the short answer questions. Okay, सो द फर्स्ट वन वॉज कि कौन से दो वेज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ट्राई करा है इक्वालिटी को हटाने का. तो दो वेज़ हैं मेकिंग लॉज. ठीक है, द फर्स्ट इज़ थ्रू लॉज एंड द सेकेंड इज़ थ्रू प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. ठीक है, देन वी हैव टू टेल कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है वो राइट जो कि राइट टू वोट दिया जाए सारे अडल्ट सिटीजन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर. मतलब ये है कि इक्वली सबको वोट देने का हक है. ठीक है, चाहे वो कोई सी भी कास्ट का हो, जेंडर उसका कोई भी हो, कोई सी कहीं से भी वो बिलोंग कर रहा हो, कहीं से भी उसको उसका कुछ भी कलर हो. ठीक है, सो दिस इज़ इट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. सो द थर्ड वन इज़ कि कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने हमें बताए हैं. सो दे वर एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है, द फर्स्ट वन वॉज एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. सब लोग एक समान है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको डिस्क्रिमिनेट करा जाएगा उसके रिलीजन, कास्ट और रेस के और प्लेस के ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. ठीक है, सबको हक है पब्लिक प्लेसेस पे. ठीक है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो, रोड हो. ठीक है, एंड देन द लास्ट वन इज़ अनटचेबिलिटी है. ये अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश. अनटचेबिलिटी क्या हो गई, बिल्कुल अबॉलिश हो गई, हट गई है. So now we'll see the long answer type questions. It is basically the long answer type questions. Let's see the questions first, then we'll come to this page to see the answers. So the question is how has the education level improved due to midday meal program? Describe the two ways adopted by the government to maintain equality. Describe three kinds of inequality and how are equality and dignity correlated. Give any two examples showing the struggle of people for equality outside India. So okay, so these are the 5 questions that we have to answer. Now let's go and see the answers. सो मिड डे मील क्या है. मिड डे मील ने प्रोग्राम ने गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा मिड डे मील प्रोग्राम इशू करा कि एलिमेंट्री स्कूल के अंदर जो लोग बच्चे थे वो पढ़ने के लिए आने लग गए. क्यों? जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू ईट. ठीक है, इंक्रीज अटेंडेंस. क्या क्या हुआ इस चीज़ से, मिड डे मील से? देखो जो अटेंडेंस थी वो इंक्रीज़ हो गई स्कूल्स के अंदर और ज़्यादा स्कूल्स के अंदर बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए. ठीक है, जो सेकेंड चीज़ थी वो हुई कि उनके अंदर बहुत और ज़्यादा क्या हुआ कि कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, सो 3 तरह की इक्वालिटी क्या है. दिस इज़ द सेकंड आंसर. सो सबसे पहली है पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसके अंदर मैंने बता ही दिया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट की नज़र में हम लोग क्या हैं, एक समान हैं बिल्कुल. हम सबको वोट देने का हक है 18 साल के अबव होकर. ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है? वो इक्वालिटी जब सब लोगों को एक इक्वल एक्सेस है हर एक नेसेसरी रिसोर्स पे. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारी सोसाइटी के अंदर. हम लोग अभी भी पुअर पीपल को देख सकते हैं जिनको कई बार तो दिन भर में 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता. ठीक है, और थर्ड वन क्या है? सोशल इक्वालिटी. मतलब जब लोग कोई सी भी रिलीजन कास्ट से बिलोंग करते हैं तब जो इंडियन सोसाइटी जो है उनको एक्सेप्ट करती है वेदर दे आर फ्रॉम एनी कास्ट, रिलीजन और कल्चर. ठीक है, ये होती है सोशल इक्वालिटी. सो दिस इज़ इट. सो 2 मेजर्स जो कि इक्वालिटी को गारंटी करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो हैं मेकिंग लॉज. द फर्स्ट वन वॉज मेकिंग लॉज. ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे क्या होगा, बहुत इक्वालिटी बिल्कुल बरकरार रहेगी. जो जैसे कि एक अनटचेबिलिटी एक्ट है जिसमें कोई भी अगर अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करता है तो ही शी विल कैन बी पनिश. ठीक है, सेकेंड वाला क्या है कि उन्होंने प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई हैं जैसे कि मिड डे मील एंड ऑल. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी के इक्वालिटी और डिग्निटी कैसे इम्पॉर्टेंट है. So both equality and dignity are important human rights principle. Both are equally important. ठीक है, for the existence of human beings in a society, life के without equality and dignity sense is to be meaningless. ठीक है, क्या है कि डिग्निटी और इक्वालिटी के बिना जो लाइफ है बिल्कुल मीनिंगलेस ही दिखती है. जो डिग्निटी है एक हाथ पे जो डिग्निटी है वो हमें एक ऐसा क्या करती है, एक स्पेशल स्टेटस चाहता है एक इंसान. ठीक है, उसकी इमेज बनी रहे. ठीक है, तो ये होती है उसकी जो वर्चू है उसकी इज़्ज़त जो है वो बनी रहे और
of being a human, and since every individual possess equal worth for gaining this status, dignity is related to equality. ठीक है, सबको क्या चाहिए, सबको डिग्निटी के थ्रू डिग्निटी यही चाहिए होती है ना, कि मतलब सबको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर इक्वली कोई आपको नहीं देगा रिस्पेक्ट, इक्वली आपको ट्रीट नहीं करेगा, तो आपकी डिग्निटी हर्ट होगी। तो इसी तरीके से क्या है, डिग्निटी और जो इक्वालिटी वो क्या है, बिल्कुल रिलेटेड है। तो क्या है इक्वालिटी? इक्वालिटी इज़ इट इज़ क्वाइट सिंपल, एज टू और मोर थिंग्स बीइंग इक्वल स्टेट, अपीयरेंस और वैल्यू। ठीक है, क्या है, इसको सिंपली कैसे डिफाइन करा है कि जब दो और दो से ज़्यादा चीज़ें हों इंसान के पास, लेकिन देखो वो सेम नहीं है, बट स्टिल ही हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, इसी को हम इक्वालिटी कहते हैं। इसका जो कंसेप्ट एज अ कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, this seems rather straightforward and easy to understand, but when the idea of equality is applied to people, the concept becomes much trickier. अब क्या है, जब हम लोग इसको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो कंसेप्ट होता है, मतलब ईजीली हमें समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब हम लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं तब ये हम लोग नहीं कर पाते अप्लाई। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब इंडिपेंडेंस हुई, एग्जाम्पल के अंदर डिक्लेरेशन हुआ जब इंडिपेंडेंस का, तो कंटेन्स इन इट्स प्रेम्बल द फॉलोइंग सेटलमेंट। क्या बोलता है वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या बोलता है कि वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। क्या बोलते हैं वो लोग कि हम लोग इस चीज़ को सच्चा मानते हैं कि जो भी मैन हैं, जो बने हैं, वो क्या हैं, वो इक्वल हैं। ठीक है, और दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट इन द आइज ऑफ दोज who wrote the document, every citizen of the newly formed United States was to be treated the same as every citizen around them. This means that theoretically they all should have equal access to employment, equal opportunities, and purchase an equal law and so in the society, okay, and so on. So this was it. This was our chapter 21, and I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see all the videos related to this chapter again, and I hope you all have understood it really well. If you didn't, please see this video twice. I'm again saying goodbye. So till next time, goodbye.